आज का सम है एक्टिव लिमिटेड वांट्स टू टेक ओवर पैसिव लिमिटेड। द बैलेंस शीट ऑफ पैसिव लिमिटेड इज एज फॉलोज। कुछ लाइबिलिटीज और असेट्स दिए इन लैक्स में, जिसमें इक्विटी कैपिटल है 800। देन उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज 8 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अगर 100 ईच के शेयर्स है तो 8 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास में अवेलेबल है। कुछ आउटसाइड लाइबिलिटीज जैसे कि डिबेंचर्स दिए हैं, क्रेडिटर्स दिए हैं, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, ये हमारी असेट साइड की डिफरेंट फिगर्स दी हुई है। बैलेंस शीट के नीचे कुछ इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि दैट इज शेयर होल्डर्स ऑफ पैसिव लिमिटेड विल गेट 1.5 शेयर इन एक्टिव लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स। The shares of Active Limited will be issued its current market price of ₹180 per share। एक्टिव लिमिटेड जो है ये हमारी परचेसिंग कंपनी होगी, और एक्टिव लिमिटेड कहती हैं कि जो हमारी पैसिव लिमिटेड है वो पैसिव लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग 2 शेयर्स है, पैसिव लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास अगर 2 शेयर होंगे तो हम लोग उन्हें 1.5 शेयर्स देंगे। मतलब इन शॉर्ट हम लोग उनकी होल्डिंग्स के हिसाब से 75% शेयर्स उन्हें प्रोवाइड करेंगे। राइट? कौन सी कंपनी? तो नई कंपनी में। कौन से रेट से? तो ये हमारे मार्केट प्राइस से 180 के पर शेयर की रेट से। आगे बोला है डिबेंचर होल्डर्स विल गेट 11.5%। ये यहाँ पे परसेंट नहीं है यहाँ पे, लेकिन दिस इज 11.5% डिबेंचर्स ऑफ द सेम अमाउंट। जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे वो डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग यहाँ पे जो 400 लाख की उनकी अमाउंट है, ये इतने ही अमाउंट के डिबेंचर्स देंगे। बस जो क्लास ऑफ डिबेंचर्स है वो डिबेंचर्स का क्लास जो 10.5% था वो यहाँ पे 11.5% बन जाएगा। द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विल बी सेटल्ड फॉर 300 लाख। जब हम लोग एक्विजिशन कर रहे हैं तो उन एक्विजिशन के साथ साथ हम लोगों को इस तरह की शेयर्स हम लोग डिसबर्स करेंगे, डिबेंचर्स पे करेंगे। और एडिशनली जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी है? तो क्रेडिटर्स है 320 के। ये 320 के क्रेडिटर्स हम लोग 300 के अमाउंट के साथ 300 लाख में सेटल करेंगे। कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹30 लाख आर टू बी मेट बाय एक्टिव लिमिटेड। एक्टिव लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है, तो परचेसिंग कंपनी 30 लाख रुपीस की जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है उन्हें भी पे करेंगे। ये पहले 2 जो पैराग्राफ्स है, ये पैराग्राफ्स नॉर्मली परचेस कंसिडरेशन के नाम से जाने जाते हैं। एक्टिव लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है वो पैसिव लिमिटेड को परचेस करते वक्त उनके शेयर होल्डर्स को या फिर उनके स्टेक होल्डर्स को क्या पेमेंट करने वाली है, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर दोनों पैराग्राफ्स में दिया है। आगे बोला है द फ्यूचर कैश फ्लो टू द फर्म एक्सपेक्टेड फ्रॉम एक्विजिशन फॉर 6 ईयर विल बी। पहले 6 साल के लिए कुछ कैश फ्लोज दिए हुए हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन में दिया था, सेम उसी तरह से। द फ्री कैश फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3% पर एनम आफ्टर 6 ईयर। अब ये समझ लो ये क्या है। पहले 6 साल के लिए जो इंफॉर्मेशन दी है वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन उसके बाद आने वाले जो सेवरल ईयर्स होंगे उनके लिए एक स्टेडी ग्रोथ रेट वहां पे मेंशन किया है, दैट इज 3% पर एनम। ये ग्रोथ रेट अगर किसी क्वेश्चन में होता है तो हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है या फिर जो कोई भी क्वेश्चंस होंगे वो फ्री कैश फ्लो मेथड से सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं जनरली। देखेंगे आगे कि इस क्वेश्चन में भी उसी तरह से है या नहीं। कब होगा? आफ्टर 6 ईयर्स। ये 6 साल का कैश फ्लो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो 6th ईयर आएगा उससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3% ग्रोथ रेट के हिसाब से। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13%। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या? दिस इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट मीन्स द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ इक्विटी कैपिटल प्लस डेब्ट कैपिटल। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹40 लाख। अब इसका क्या करें? जब क्वेश्चन में इस तरह की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो बैलेंस शीट में दी हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ एडिशनल अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है 40 लाख रुपीस की, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये लायबिलिटी भी एक्टिव लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है वो वहां पे सेटल करेगी, मतलब पे ऑफ करेगी। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? पॉइंट नंबर 1,
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर फ्री कैश फ्लो मेथड, FCFF, फ्री कैश फ्लो टू द फर्म मेथड. Evaluate the financial feasibility of acquisition. Financial feasibility मतलब क्या? In short, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को मिली थी उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? अगेन नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओवरऑल, और हमें देखना है कि जो हम लोग एक्विजिशन करने वाले हैं और जितना हम लोग वहाँ से पे करने वाले हैं, इसमें अगर हमारे लिए ये फिजिबल होगा या नहीं. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आगे चल के हम लोग देखेंगे, जिसके लिए अब इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को नए सीखने के लिए जो मिलने वाले हैं वो दो पार्ट्स. एक जी, दैट इज ग्रोथ रेट. ये ग्रोथ रेट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, दैट इज 3%. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज. ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज हमारे लिए ऑलरेडी दिए हुए 13%. ये 13% भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, राइट. अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक टर्म क्वेश्चन में सीखनी है, दैट इज टर्मिनल वैल्यू, राइट. इस टर्मिनल वैल्यू का कोई फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में ये दोनों KO एंड G, दैट इज ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज, यूज होने वाले हैं, राइट. अब इन्हें यूज करने से पहले तरीका क्या होगा, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, जिसके लिए ये टेबल्स में आप लोग क्लियरली देख सकते हो. टेबल नंबर 1 जो है वो हमारा रेगुलरली जो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी, वही यहाँ पर टेबल दिया हुआ है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर करने के लिए या उसके रेट के साथ कंसीडर करना है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 13%, राइट. अब ये 13% अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज होगा तो इसके बेसिस पे हम लोगों को पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है. तो इंडिविजुअल ईयर 2012, 13, 14, 15, 16 और 17, इंडिविजुअल ईयर के लिए एट द रेट ऑफ 13% पीवी फैक्टर आप लोग कैलकुलेट करके एक के बाद एक आंसर करेंगे. हाउ टू कैलकुलेट? 1/1.13 इज इक्वल टू, ये आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, अगेन इज इक्वल टू फॉर सेकेंड, अगेन इज इक्वल टू फॉर थर्ड, ऐसे सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए. चलो तो पहले ईयर के लिए कितना आया बताओ? 1/1.13. एवरीवन, Yes, sir. चलो कैलकुलेट करो और आंसर करो. फर्स्ट के लिए आया 1/1.13, दैट इज 0.885. 13, 14, 15, 16 और 17 आप लोगों से आंसर चाहिए मुझे. नॉट ऑन टेक्स्ट मैसेजेस, अनम्यूट करके बोलो. आज मेरा फोन योगा कर रहा है, एक्चुअली वो शवासन कर रहा है. सर सेकंड का 0.783. 0.783, ओके. थर्ड का 0.693. वेरी गुड. फोर्थ 0.613. वेरी गुड. 16 0.613. राइट. एक सेकंड, हाँ 613 राइट. हाँ 0.542. 542 कंफर्म. 543 हो जाएगा, 3 हो Right. जाएगा क्योंकि हाँ 5427 है ना. 543 होगा. हाँ. नेक्स्ट हाँ. कंफर्म करो. 2017 के लिए 0.480. देखा नहीं यार. राइट, सिंपल. ये सारे पीवी फैक्टर पहले कैलकुलेट करके रख देने हैं. उसके बाद कैश फ्लो, हर एक इंडिविजुअल ईयर के लिए कैश फ्लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एज इट इज यहाँ पर लिखना है. जैसे ही हम लोग कैश फ्लो लिखेंगे वो पीवी फैक्टर को उसे मल्टीप्लाई करके
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यहाँ पे फाइंड आउट करके देखा, क्योंकि ये एक्सेल है, आपको वो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। मैं यहाँ पे सारे कैश फ्लोज लिखता हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट होके आएगी, आपको उसे कंफर्म करना है कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके। पहले के लिए 300, दूसरे के लिए है 400, तीसरे के लिए 520, देन 600, 440 एंड 240, और टोटल है 1660.98 टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ये भी आपको कंफर्म करनी है। वंस गेट इट कंफर्म, जस्ट लेट मी नो बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ। Done? Everyone, आप कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर मैं आगे बढ़ूं? नहीं सर, कर रहे हैं। Okay. अब राइट है सर। Right. 1660.98. Done? यस सर। नेक्स्ट आते हैं टर्मिनल वैल्यू। अब टर्मिनल वैल्यू होती क्या है? टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है जो गिवन कैश फ्लोज हमें नंबर्स में ऑलरेडी पता है, और उसके बाद अगर हम लोग ग्रोथ रेट कंसीडर करके कुछ कैश फ्लो प्रेडिक्ट करते हैं, तो उस प्रेडिक्टेड कैश फ्लो को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। ये टर्मिनल वैल्यू कब फाइंड आउट करनी पड़ेगी? जब क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिए जाएंगे तब। अब इस हिसाब से टर्मिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे आपको दिख रहा होगा, जो भी मैंने हाईलाइट किया। फॉर्मूला है FCFF, दैट इज फ्यूचर कैश फ्लो टू द फर्म फॉर द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब कौन सा होगा? 2017 इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, जिसके लिए यहाँ पे अंडरलाइन भी की हुई है, एक अलग से ब्रैकेट बनाई हुई है। 240 लाख की ये हमारी फर्स्ट ईयर के लिए जो होगी वो क्या है? फ्री कैश फ्लो टू द फर्म इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। जी मतलब ग्रोथ रेट, 1 प्लस ग्रोथ रेट अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट, अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट अप करेंगे तो 240 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, दैट इज 1 प्लस 0.03 अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी 13%। 13, ये 13% है तो 0.13 माइनस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना है? 3%, तो आंसर आएगा 0.03। ये माइनस करके हमें फाइनल आंसर, ये इक्वेशन सॉल्व करके फाइनल आंसर चाहिए। 1 प्लस 0.03 अपॉन 0.13 माइनस 0.03। चलो कैलकुलेट करके कैलकुलेशन पे आंसर बताओ। वेरी गुड, 2472 lakhs। 2472 lakhs ये हो गई हमारी टर्मिनल वैल्यू। अब जिस तरह से हम लोगों ने कैश फ्लो के लिए प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की थी, सेम उसी तरह से हम लोगों को टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला टर्मिनल वैल्यू इनटू लास्ट ईयर पीवी फैक्टर।
टर्मिनल वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की 2472 इनटू लास्ट ईयर पीवी फैक्टर दैट इज 0.480. आंसर मल्टीप्लाई करके 2472 इनटू 0.480, आंसर विल बी 1186.56 lakhs. 1186.56 lakhs. टर्मिनल वैल्यू सबको क्लियर? टर्मिनल वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, लर्न करके रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. टर्मिनल वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की. नेक्स्ट स्टेप आते हैं, हम लोग एक्चुअल क्या फाइंड आउट करना था, फ्री कैश फ्लो मेथड से इवैल्यूएट करना है हमें, फिजिबिलिटी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवरऑल फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला. ये फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के लिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है. अब यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर फर्स्ट 6 ईयर एक्स वैल्यू, ये एक्स वैल्यू मतलब हो गई हमारी पहले मेथड में से सॉल्व की हुई वैल्यू, राइट. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से पहले टेबल में से जो सॉल्व किया वो था एक्स वैल्यू. दूसरा आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू, ये आ गई हमारी यहां पे वाई वैल्यू. और तीसरा आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज जेड, वो कैश आउटफ्लो जाना जाता है. ये कैश आउटफ्लो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के थ्रू नीचे कैलकुलेट करना है, जो यहां पे मिलेगा हम लोगों को. अब पहले दो चीजें जो पता है वो पहले लिख देंगे. क्या क्या पता है, टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज एनपीवी फॉर फर्स्ट 6 ईयर, वो कितना था 1660.98, यहां पर ऊपर टॉप मार्जिन पे दिख रहा है, प्लस जो हमारी वैल्यू थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू 1186.56, ये भी लिख देंगे. कुछ माइनस करना है, माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ जो पहले दो पैराग्राफ्स थे जिसमें परचेस कंसिडरेशन डिस्बर्स किस तरह से किया जाएगा वो वैल्यूज दी थी, तो उन वैल्यूज को हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर करना है. क्या क्या डिस्बर्स किया था, एक शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए थे, डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर्स दिए थे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो थी उनको सेटल किया था, उसके अलावा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पे ऑफ की थी. ये सभी चीजें, इन सभी की टोटल अमाउंट्स में अगर हम लोग कंसीडर करें तो यहां पे हम लोगों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए यहां पर पहला आइटम आता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त 6 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इनटू 180 मार्केट प्राइस. ये 6 लाख आए कहां से, जो हमारा स्वैप रेशियो था वो स्वैप रेशियो था 1.5:2. हर 2 शेयर के बदले 1.5 शेयर मिलने वाला था. इन शॉर्ट अगर हम लोग नॉर्मली सोचे तो 75% शेयर मिलने वाले थे. ओवरऑल शेयर्स कितने थे, 8 लाख शेयर्स. 8 लाख शेयर्स इंटू 75%, यहां पर मैं इस साइड कैलकुलेशन लिख के रखता हूं, 8 लाख शेयर इंटू 75%, तो हमें मिलेगा एक्चुअल में वैल्यू सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स टू बी डिसबर्स टू द सेलिंग कंपनी. ये इस स्वैप रेशियो का इस्तेमाल करके 6 लाख शेयर्स मिले इंटू 180 दैट इज मार्केट प्राइस. 6 लाख इंटू 180 कितना आता है, आंसर बताओ. इन लैक्स में चाहिए हम लोगों का आंसर. वन एटी वेरी गुड. 180 इंटू 6 1080. इन लैक्स में चाहिए तो ये सभी लैक्स से जीरो हटा दो. 180 इंटू 6 1080 लैक्स विल बी आर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द शेयर कैपिटल. फॉर डिबेंचर्स
11.5% डिबेंचर्स के लिए तो यहाँ पे सिंपली बोला था फॉर द सेम अमाउंट, जो 400 के डिबेंचर्स है उनको हम लोग क्या करेंगे, उतनी ही अमाउंट के डिबेंचर्स पे करेंगे, बस उनका क्लास चेंज करके, दैट इज 11.5% डिबेंचर्स। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो पे करनी थी उसके लिए अमाउंट जो 320 थी उसकी जगह पे 300 लाख ही पेमेंट करना है, तो 300 लाख हम लोग यहां पर लिख देंगे। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो कि है हमारी 40 लाख की, उसे हम लोग यहां पर लिखेंगे। और एक और आइटम जो हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, दैट इज फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ विच 30 लाख आर टू बी मेड बाय एक्टिव लिमिटेड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए 30 लाख भी पेमेंट करने वाला है। इस तरह से टोटल पेमेंट 1850 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेस कंसिडरेशन होगा। ये परचेस कंसिडरेशन हम लोग कहां पे यूज करेंगे, तो हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें, दैट इज Z 1850, और इसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आंसर आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का 997.54 ये हमारा होगा आंसर, जिसमें हमें मिलने वाला फ्यूचर जो इनकम है वो फ्यूचर इनकम ये हमारा पहले 6 साल का, और टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम लोग आज पे करने वाले हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट की, और इन तीनों का डिफरेंस हम लोगों को मिला नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इस नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करके हम लोगों को सोचना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन इज फिजिबल और नॉट, जिसके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मेट जो यहां पर मैंने अभी हाईलाइट किया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एनपीवी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो आता है तो उसके बेसिस पे उनके डिसीजंस हम लोग यहाँ पर वहाँ पे रिकमेंड करेंगे। तो एज पर दिस पर्टिकुलर सिलाब क्वेश्चन और सॉल्यूशन, द एनपीवी इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई इट इज फिजिबल टू एक्वायर द सेलिंग कंपनी कौन सी थी, एक्वायर द पैसिव लिमिटेड, इट इज फिजिबल टू टेक ओवर द पैसिव लिमिटेड। क्लियर एवरीवन? पहले हम लोगों ने रेगुलर 6 साल के लिए एनपीवी कैलकुलेट किया, टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट की, टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फाइंड आउट किया टोटल, और फिर बाद में इन तीनों के जो डिफरेंसेस थे वो एडलेस करके हम लोगों ने ओवरऑल एनपीवी, फाइनल एनपीवी प्रोजेक्ट के लिए फाइंड आउट की, और उसके बेसिस पे आंसर मिला दैट दिस पर्टिकुलर टेक ओवर इज फिजिबल। ओके, डन? किसी को इस क्वेश्चन में डाउट? No, sir. Sir, yes sir. Can you please explain वो shares वाला calculation? ये शेयर्स का कैलकुलेशन, राइट? 6 लाख Yes कैसे sir. है, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे जो नॉर्मल कैलकुलेशंस हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे 1.5% शेयर्स, 1.5 शेयर्स न्यू कंपनी में मिलने वाले हैं। किसके अगेंस्ट में मिलने वाले हैं? तो अगर पहले किसी के पास में 2 शेयर्स होंगे तो उनको, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है न्यू अपॉन ओल्ड, न्यू कंपनी से मिलने वाले शेयर्स अपॉन ओल्ड कंपनी से मिलने वाले शेयर्स। अगर इनटू 100 करते हैं तो हमें रेशियो मिलेगा परसेंटेज में, राइट? तो 1.5 अपॉन 2 इंटू 100, नॉर्मली कितना आंसर आएगा? 75%। अगर एग्जाम्पल के दौर पे सीखते हैं, अगर आपके पास 16 शेयर्स है, 16 ओल्ड शेयर्स है, तो आपको नई कंपनी में कितने शेयर्स मिलेंगे? तो हाउ मच यू विल गेट फॉर द न्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर मिलेगा, राइट? 16 न्यू, तो 16 के बदले में हम लोगों को 1.5
नॉर्मली 1.5 मिल रहे हैं 2 के बदले में, तो 16 के बदले में कितने मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ये जो हम लोगों ने रेशियो फाइंड आउट किया इसे यूज करके डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेशन कर दो। 16 into 75% will get the answer. 12 number of shares will get. ठीक है, मतलब ये हमारे ओल्ड जो कैलकुलेशंस थे उनके हिसाब से। ठीक है, Okay, sir. Thank ये you. हमारे ओल्ड शेयर्स है और ये हमारे न्यू शेयर्स है। ठीक है, ये हमारे न्यू फाइंड आउट किए हम लोगों ने अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, सेम उसी तरह से 8 लाख शेयर्स को 75% से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 लाख। अगर सपोज यही जो स्वैप रेशियो जिसे हम लोग कहते हैं, एक्सचेंज रेशियो जो कहते हैं, वो 1.5:2 जो था, ये अगर सपोज रहता कि हर 4 शेयर के बदले, हर 4 ओल्ड शेयर के बदले न्यू 2 शेयर्स दिए जाते, हर 4 शेयर के बदले नए कंपनी में 2 शेयर्स मिलते, तो ये रेशियो कितना बन जाता? सिंपली 50%। 50%। वेरी गुड। तो 8 लाख अगर शेयर्स होते तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनते? 4 लाख। ठीक है, क्लियर एवरीवन? फॉर्मूला मैं यहां पे लिख के रखता हूं इनके लिए। न्यू कंपनी शेयर्स अपॉन ओल्ड कंपनी शेयर्स इंटू 100। ये फॉर्मूला यहां ऊपर लिख के रखते हैं हम लोग ताकि याद रहे। ठीक है, एवरीवन जिनको डाउट था ये इसके लिए क्लियर हो गया? एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, ये भी इसी तरह का सम है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। अब अलग क्यों और किस लिए? पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ो तो। हम लोग क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं, आप अकेले क्यों पढ़ोगे? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। फ्री कैश फ्लो फॉर सेवरल ईयर्स 2013, 14, 15, 16, 17 अलग से नंबर्स में दिया हुआ है। Thereafter, the company reaches a steady state and the cash flow grows at 5%. ये कौन सा रेट हुआ? That is growth rate, right? क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया है, G is equal to कितना दिया है? 5%। ठीक है, आगे कुछ बोला है, the company uses 40% debt and 60% equity फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। मतलब जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर के प्रपोर्शन दिए 40% एंड 60%। डेट इज ऑब्टेन्ड एट 15%। द टैक्स रेट इज 50%। 15% डेट है और टैक्स रेट जो है वो 50% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 20%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग दिया है, कॉस्ट ऑफ डेट अलग दिया है। तो हम लोगों को यहां पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर हम लोग यहां पर देखें तो WACC परसेंटेज हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन 3 में ये जो वर्किंग नोट प्रिपेयर की थी ना, ये हमें काम में आने वाली है। ठीक है, हम लोग सीखेंगे कैसे काम में कर लेनी।
नेक्स्ट दिया है द असेट्स ऑफ द कंपनी वेर रुपीज 442.8 लाख विच वेर नॉट यूज्ड इन जनरेशन ऑफ द कैश फ्लो। कैश फ्लो जो मिलता था उसके लिए ये पर्टिकुलर असेट कुछ भी काम नहीं आती थी, लेकिन ये असेट हमारे पास में है जिसकी वैल्यू हमें एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करनी होगी। यूजिंग द डीसीएफ टेक्निक यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी। यहां पे बोला है कि डीसीएफ मेथड फाइंड आउट करो, डीसीएफ मेथड से ही कैलकुलेट करो। अब डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी दिया है और ग्रोथ रेट भी दिया है, राइट। तो जो ओवरऑल एनपीवी कैलकुलेट करना है वो हमें पहले 5 साल के लिए एनपीवी का फाइंड आउट करना होगा, देन ग्रोथ रेट है इसलिए टर्मिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, टर्मिनल वैल्यू के साथ साथ टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और उसके बेसिस पे हम लोगों को एडिशनली कैलकुलेशन करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस असेट्स। अब हमें कैलकुलेशन करते वक्त यहां पे सबसे पहले टेबल में जो कि टर्मिनल वैल्यू का टेबल होगा, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू का टेबल होगा, इन 5 कैश फ्लोज के लिए उन्हें पीवी फैक्टर लगेगा, राइट। हमें क्या लगेगा? पीवी फैक्टर लगेगा। अब पीवी फैक्टर अगर लगता है तो पीवी फैक्टर के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल के परसेंटेज लगेंगे। ये परसेंटेज WACC परसेंटेज होता है। कौन से परसेंटेज होता है? WACC परसेंटेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज। ये हमारे पास में है ही नहीं। अब इसे कहां से मिलाएंगे? इसे हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की वर्किंग नोट दिखाई थी, सेम वही वर्किंग नोट हमें यहाँ पे फॉलो करनी है, राइट। तो फॉलो करने के लिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 4, इस पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पे जो वर्किंग नोट वहां पे थी वही सेम वर्किंग नोट यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट की है, राइट। क्या क्या दिया हुआ है? जो सोर्सेस होंगे वो सोर्सेस, अमाउंट, उनका प्रपोर्शन, कॉस्ट या इंटरेस्ट रेट जिसे हम लोग कहते हैं वो इंटरेस्ट रेट, और यहां हम लोगों को एडिशनली सीखना है जो हमारा प्रोडक्ट होगा प्रपोर्शन इनटू इंटरेस्ट रेट, जो हमारा एक्चुअल WACC कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों ये पर्टिकुलर सम में दोनों इक्विटी और डेट इनकी अमाउंट नहीं दी है, इनके लिए दिए हैं परसेंटेज, इनके लिए दिए हैं डायरेक्टली प्रपोर्शन, दैट इज 40% एंड 60%। द कंपनी यूजेस 40% डेट एंड 60% इक्विटी। ये प्रपोर्शन हम लोग हमारे इस पर्टिकुलर शीट में लिख देंगे, 40% डेट एंड 60% इक्विटी। यहां पे कुछ दिया ही नहीं है तो सवाल ही नहीं आता कैलकुलेट करने का, और ये हमारे हैं 100%, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट रेट के लिए। इंटरेस्ट रेट जो दिया है क्वेश्चन में, डेट के लिए दिया है 15% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 20%। तो यहां पे डेट के लिए आ जाएगा 15 और यहां पे आएगा 20%। लेकिन याद रखना अब क्या करना है, अब एक्चुअली हम लोगों को प्रपोर्शन के बेसिस पे यहां पे कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते वक्त एक बात हमेशा याद रखना, इक्विटी जो होती है, इक्विटी पे दिए जाने वाला जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड एज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग कहते हैं, राइट। ये हमारे रेट ऑफ रिटर्न ही है, इसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा आफ्टर टैक्स होती है, राइट। फॉर टैक्सेशन, फॉर टैक्स कैलकुलेशन, point number 1 for equity always after tax, always after tax percentage are given। सेकेंड आते हैं फॉर डेट्स। डेट्स मतलब बोरोड कैपिटल्स। बोरोड कैपिटल्स के लिए हमेशा इसे कंसीडर करते वक्त हम लोगों को क्या कंसीडर करना है,
आफ्टर टैक्स कंसिडर करना है, जो गिवन है, राइट, गिवन परसेंटेज लेस टैक्स इज इक्वल टू डेट परसेंटेज, इज इक्वल टू डेट परसेंटेज। ये हमें फाइंड कंसिडर करने हैं, राइट। तो ये डेट परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो 15% दिया था इंटरेस्ट रेट, वो हम लोग का बिफोर टैक्स दिया था, डेट इज ऑब्टेन एट 15%। 15% इंटरेस्ट अगर हम लोग किसी डिबेंचर्स पे देते हैं या किसी भी लोन पे देते हैं, तो उस लोन के लिए हम क्या करेंगे, उस पे चार्ज किए जाने वाला इंटरेस्ट हम लोग P&L में लिखते हैं। P&L में इंटरेस्ट लिखने के बाद उसमें से डिडक्शन लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, राइट, कि टैक्स में से हम लोग क्या करते हैं, सारे इनकम्स होते हैं, उनमें से इंटरेस्ट कम होता है, फिर बाद में बचे हुए अमाउंट या बचे हुए प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। तो वो टैक्स यहाँ पे चार्ज होने की वजह से हमारा डबल टैक्सेशन इफेक्ट हो या फिर उतना टैक्स हमारा कम हो जाता है, इसके लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी थी, तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये डेट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है। तो गिवन परसेंटेज हमारे जो थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए थे वो थे 15। टैक्स रेट जो था वो टैक्स रेट कितना परसेंट है क्वेश्चन में, दैट इज 50%। लेस करके जो बचेगा वो होगा 7.5%। ये होगा हमारा डेट का रेट यहां पर 7.5। और हमेशा याद रखना कि ये 7.5 किस तरह से कैलकुलेट किए हैं, राइट, ये उसके लिए फॉर्मूलाज है, राइट। और ये टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए ये टोटल ओवरऑल इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट आगे का जो तरीका है वो सिमिलर सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। लेकिन आप पूछोगे कि सर यहाँ पे 7.5 क्यों लिया था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट जो था वो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स यहाँ पर दिया हुआ था, और कॉस्ट ऑफ डेट भी बोला गया था ब्रैकेट में पोस्ट टैक्स, दैट इज 7.50। तो वट एवर में बी द टैक्स रेट कम करके फिर बाद में यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, चार्ज किया था डेट का रेट। सेम उसी तरह से हम लोगों को यहाँ पे टैक्स रेट अलग से दिया था और परसेंटेज डेट के अलग दिए थे, इसलिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया। और आगे प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है proportion into interest rate, 40% of the 7.5 into 40%, ये हमारा आंसर आया 3। अगर फॉर्मूला दूसरा चेंज करना हो तो इस तरह से इज इक्वल टू दिस इनटू दिस 3। सिमिलरली फॉर इक्विटी ऑल्सो यहां पे आ गया 12, इन दोनों की टोटल 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15% विल बी आर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज। ये 15% हम लोग यूज करेंगे हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। यहां पर 15% जो मैं फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में, हम लोगों ने अभी फाइंड आउट कर लिया है। अब 15% का आगे का ट्रीटमेंट, पहला टेबल दैट इज फॉर द पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। ये फाइंड आउट करने के लिए 15% का पीवी फैक्टर फाइंड आउट करना है। 15% का पीवी फैक्टर कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसे फाइंड आउट करने के लिए कैसे पता चलेगा, तो नॉर्मली पीवी फैक्टर के लिए 1/1.15 पहले साल के लिए मिलेगा। आंसर तो बताओ चलो फटाफट, 0.870 कंफर्म करो। दूसरे साल के लिए मिलेगा 0.756, तीसरे के लिए मिलेगा 0.658, चौथे के लिए मिलेगा 0.572 और नेक्स्ट लास्ट 2017 ईयर के लिए मिलेगा 0.497। कैसे कैलकुलेट किया, पहले साल के लिए कैलकुलेट करने के लिए 1/1.15
इज इक्वल टू मिलने के बाद में आंसर मिला, दूसरी बार इज इक्वल टू 2014 के लिए, तीसरी बार 15 के लिए, 16 के लिए चौथी बार और 17 के लिए पांचवी बार। ये सभी पीवी फैक्टर फाइंड आउट होने के बाद अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, कैश फ्लो के लिए दिए हुए क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यूज जो यहाँ पे दिए हैं टेबल में वही क्वेश्चन की, पहले का है 500, सिंपली कैश फ्लो इनटू पीवी फैक्टर विल गिव अस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो। नेक्स्ट दूसरा आता है 600, तीसरा 750, देन नेक्स्ट चौथा आता है 800 और लास्ट है 1000। एवरीवन जस्ट गेट इट कंफर्म द फाइनल टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, ओवरऑल टोटल करके एक बार कंफर्म करो 2336.70। ये आ गई हमारी फर्स्ट 5 इयर्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे फिगर्स में लिखा है x, दैट इज x वैल्यू। ये हमें आगे चल के एनपीवी डिटरमाइन करने के लिए काम में आएगी। नेक्स्ट आता है टर्मिनल वैल्यू पे। टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगेन वही सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में यूज किया था। FCFF फॉर लास्ट ईयर दैट इज 1000 इन द क्वेश्चन। कहां से मिला? या क्वेश्चन में भी दिया है और या टेबल में भी हम लोगों ने फाइंड आउट करके रखा है। 1000 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। अब 1 प्लस ग्रोथ रेट है कितना? 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना दिया है क्वेश्चन में? दैट इज 5%। 5% के हिसाब से अगर हम लोग कंसीडर करें तो 1 प्लस 0.05 अपॉन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कितना? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, KO दैट इज राइट। ये KO फाइंड आउट करके हमें मिला था 15%, राइट। तो 0.15 माइनस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना है? 0.05, राइट। ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की कैलकुलेशंस 1000 इंटू 1.05 अपॉन 0.15 माइनस 0.5 कैलकुलेशन करके आंसर आना चाहिए 10,500 lakhs। एवरीवन कंफर्म करो। एक बार टर्मिनल वैल्यू हमें मिल गई तो नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्मिनल वैल्यू, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करना है हमें। सर 10 निकाल दो सर। ओके निकाल। 1050 क्या हुआ? 1050 है सर वो। 1050 है। कंफर्म करो रे बाकी सब। 100 ही है। नहीं सर, हमारा भी 500 है। हाँ सर, हमारा भी 500। राइट 10,500 ही आना चाहिए आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे 1000 है। 1000 को अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, अपॉन 10 से करेंगे ना। एक बार कंफर्म करो। बराबर ठीक। बराबर सर। टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए टर्मिनल वैल्यू जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 10,500 इनटू लास्ट ईयर पीवी फैक्टर दैट इज 4.97, राइट। सॉरी 0.497, ये हमारा लास्ट ईयर पीवी फैक्टर है 0.497। मल्टीप्लाई करके हमें वैल्यू मिलेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्मिनल वैल्यू, जिसे हम लोग कहते हैं y। और ये होगी हमारे लिए कैलकुलेशन करके आंसर 10,500 इंटू 0.497, 5218.5। कंफर्म करो।
एवरीवन 5 to 18.5 lakhs. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी के लिए. मैंने कहा था पिछले क्वेश्चन के लिए कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी आज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है. ऐसा क्यों? क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस दिए थे. क्वेश्चन नंबर 9 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहीं पर भी दिया नहीं है, हमें उसके अलावा कुछ असेट्स की वैल्यू दी थी. तो एक्स जो हमारे लिए वैल्यू थी दैट इज एनपीवी फॉर फर्स्ट 5 years वो हमारी आ गई 2336.70. वाई जो हमारी टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 5218.5. तीसरा जो हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड क्या होगा, तो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स जो होगी वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट हम लोग ऐड करेंगे. किस में ऐड करेंगे, तो हमारी जो नॉर्मल क्या है कि जो कंपनी हम लोग परचेस करने वाले हैं या एक्वायर करने वाले हैं उनमें से हम लोगों को कुछ कैश इनफ्लोज पहले 5 साल के लिए मिलने वाले हैं, उसके बाद कुछ इनफ्लोज मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ जेड दैट इज कुछ ऐसी वैल्यूज हमें मिलने वाली है कि जो हमारी नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स है. ये एसेट्स भी हमारी ही है, उस पर्टिकुलर कंपनी की अब नहीं. तो वो वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे 442.8 की, ताकि हमें टोटल जो हमें वैल्यू मिलेगी वो टोटल वैल्यू हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर मिलेगी. अब नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर मिलने के बाद सपोज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्वेश्चन में दिया होता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे बताया होता कि 6,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर लेवल पे एक और पॉइंट ऐड करते हैं इस लेवल पे और लेस करते हैं यहाँ पे कि लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसे हम लोग कैश आउटफ्लो कहते हैं. अब कैश आउटफ्लो यहाँ पे क्वेश्चन में है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों ने लिख दिया कि कैश आउटफ्लो अगर 6,000 lakhs है, तो ये 6,000 lakhs हम लोग यहां से माइनस करेंगे. अल्टीमेटली एनपीवी हमें फिर भी पॉजिटिव मिलेगा. ये एग्जाम्पल के तौर पे था, लेकिन क्वेश्चन में ये कैश आउटफ्लो क्यों नहीं दिया था, तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को मिल गई, तो वैल्यू ऑफ द कंपनी यहाँ पे हमें मिल चुकी है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. जो फ्यूचर में अर्न करेगी वही हमारी कंपनी की वैल्यू होगी दैट इज 7998, और इतना ही हम लोग उन्हें पेमेंट करेंगे. राइट तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. एज पर क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम लोग को डिटर्मिनेशन ऑफ एनपीवी में चेंजेस करने पड़ते हैं. बाकी पहले 5 या 6 या कितने भी साल दिए हो उनके लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यही टेक्निक, टर्मिनल वैल्यू और टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेम टेक्निक. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हो तो ओके, नहीं दिया हो तो उसके लिए ये टेबल डिटेल में आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में मिल पा सकते हो. यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारी वर्किंग नोट 4 है ये राइट. इतना सब कुछ कंसीडर करते वक्त जो डेट के परसेंटेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा उसे हमेशा याद रखना है कि ये टैक्स लेस करके ही लेना है. इक्विटी के लिए ये डायरेक्टली टैक्स लेस करके ही दिए होते हैं, बट डेट्स के लिए ये कैलकुलेशन हमें याद रखना है. क्लियर. और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ रिकमेंड करना ही नहीं था, तो हमें एडिशनली यहाँ पे यहाँ का जो कैलकुलेशन था प्रपोजल एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है. फॉर इंटरेस्ट रेट ऑन डेट विल बी कंसिडर आफ्टर टैक्स ओनली. ये जो इंटरेस्ट रेट के लिए कैलकुलेशन था उनके लिए ये स्टेटमेंट था. इंटरेस्ट रेट
on date will be considered after tax only. Clear everyone? Everyone? Is that clear? सर स्क्रीनशॉट लेना है. ओके, स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन. जस्ट अ सेकेंड.